हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। अभिकथन अंतःश्वसन तब होता है जब फेफड़ों में वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा ऋणात्मक दाब होता है। तर्क अंतःश्वसन के दौरान फुफ्फुसीय आयतन में कमी से अंतःफुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा बढ़ जाता है, जिससे वायु बलपूर्वक बाहर से फेफड़े में आ जाती है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है अंतःश्वसन। श्वासन की जो प्रक्रिया है वह दो प्रक्रियाओं का योग है, अंतःश्वसन व निःश्वसन। जब वायु को अंदर खींचा जाता है तो इसे अंतःश्वसन कहा जाता है। अंतःश्वसन केवल तभी हो सकता है, यह केवल तब होता है जब जो फेफड़ों का दाब होता है, फेफड़ों का दाब जिसे अंतः फुफ्फुसीय दाब या इंट्रापल्मोनरी प्रेशर IPP कहा जाता है, यह वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कम यानी कि ऋणात्मक होता है। यह वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा ऋणात्मक होता है। केवल इसी परिस्थिति में अंतःश्वसन होता है और जब परिस्थितियां इसकी विपरीत होती हैं तब निःश्वसन होता है। अंतःश्वसन के दौरान होता यह है कि डायफ्राम व पेशीय संकुचन की वजह से जो वक्ष गुहा का आयतन होता है, वक्ष गुहा व फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है। इस आयतन में वृद्धि की वजह से जो अंतःफुफ्फुसीय दाब होता है, अंतःफुफ्फुसीय दाब या इसे इंट्रापल्मोनरी प्रेशर IPP से व्यक्त किया जाता है, यह वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कम हो जाता है। यह वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कम हो जाता है और इस दाब प्रवणता की वजह से जो वायु है वह फेफड़ों में आ जाती है और अंतःश्वसन संपन्न होता है। अब यदि प्रश्न को देखें तो अभी कथन में कहा गया है अंतःश्वसन तब होता है जब फेफड़ों में वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा ऋणात्मक दाब होता है। यह बिल्कुल सही है। तर्क में कहा गया है अंतःश्वसन के दौरान फुफ्फुसीय आयतन में कमी से अंतःफुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा बढ़ जाता है, जिससे वायु बलपूर्वक बाहर से फेफड़े में आ जाती है। यह कथन बिल्कुल गलत है। यहाँ आयतन में वृद्धि होती है और जिसकी वजह से जो दाब होता है वह आंतरिक दाब कम हो जाता है बाहरी दाब से और इस कारण से वायु अंदर आती है। यानी दिए गए प्रश्न में अभिकथन सही है परंतु तर्क गलत है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।